सोचो, इंसान पहली बार किसी दूसरे ग्रह पर जिंदगी खोज लेता है। पूरी दुनिया खुशी से झूम रही है, लेकिन किसी को नहीं पता कि जिस चीज को वो इंसानों की सबसे बड़ी खोज समझ रहे हैं, वही चीज कुछ ही समय बाद पूरी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है। और सबसे डरावनी बात, ये जीव सिर्फ जिंदा नहीं है, बल्कि इंसानों से कहीं ज्यादा तेजी से सीख सकता है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले कहानी शुरू होती है अंतरिक्ष में, जहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक एक बेहद खास मिशन का इंतजार कर रहे होते हैं। मार्स से वापस लौट रहा होता है पिलग्रिम कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर मार्स की मिट्टी के सैंपल्स होते हैं, यानी वो सैंपल्स जिनसे पहली बार ये पता चल सकता था कि क्या कभी मार्स पर जिंदगी मौजूद थी। लेकिन तभी रास्ते में पिलग्रिम एक डिब्री से टकरा जाता है। कैप्सूल अपना रास्ता खो देता है और सीधा स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगता है। अब अगर ये कैप्सूल स्टेशन से टकरा जाता तो अरबों डॉलर की पूरी स्पेस स्टेशन तबाह हो सकती थी। इसीलिए रोरी एडम्स अपनी जान जोखिम में डालकर स्पेस वॉक करता है। उसे उस बेकाबू कैप्सूल को पकड़ना था। और भाई, ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। एक छोटी सी गलती और रोरी हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो सकता था। लेकिन रोरी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो धीरे धीरे कैप्सूल के पास पहुंचता है, रिमोट आर्म को कंट्रोल करता है और आखिरकार पिलग्रिम को पकड़ लेता है। पूरे स्टेशन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। मार्स का सैंपल आखिरकार उनके हाथ में आ चुका था, लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। जब वैज्ञानिक मार्स की मिट्टी को जांचना शुरू करते हैं, तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसकी इंसानों ने सिर्फ कल्पना की थी। मिट्टी के अंदर एक जिंदा सेल। ये कोई साधारण केमिकल रिएक्शन नहीं था, ये सच में बायोलॉजिकल था। एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर था और बाहर हेयर्स जैसी स्ट्रक्चर्स थी, यानी मार्स पर कभी जिंदगी थी। वैज्ञानिक इस छोटे से जीव को वापस एक्टिव करने की कोशिश करते हैं। पहले टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, फिर एटमॉस्फेयर बदला जाता है और आखिर में उसे ग्लूकोज दिया जाता है। सबकी नजरें उस छोटे से सेल पर टिक जाती हैं। कुछ नहीं होता। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, फिर अचानक वो हल्का सा हिलता है। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो जिंदा हो चुका था। और इसी पल इंसानियत को दूसरी दुनिया की जिंदगी का पहला पक्का सबूत मिल जाता है। वैज्ञानिक उसका नाम रखते हैं कैल्विन। शुरुआत में कैल्विन बेहद छोटा और मासूम दिखाई देता है, इतना छोटा कि उसे देखकर किसी को डर भी नहीं लग सकता। लेकिन वैज्ञानिक जल्द ही समझने लगते हैं कि कैल्विन कोई साधारण सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नहीं है। उसकी हर सेल अपने आप में मसल भी हो सकती है, नर्व भी और सेंसरी ऑर्गन भी। मतलब उसका पूरा शरीर, एक साथ आंख भी है, दिमाग भी और ताकत भी। और यहीं से इस मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि वैज्ञानिकों को अभी तक लगता है कि उन्होंने जिंदगी खोजी है। उन्हें नहीं पता कि असल में जिंदगी ने भी उन्हें खोज लिया है। और कैल्विन जितना तेजी से ग्रो कर रहा था, उतना ही तेजी से उसकी इंटेलिजेंस भी बढ़ रही थी। बस एक छोटी सी गलती और ये क्रीचर उस बंद लेबोरेटरी से बाहर निकल सकता था। और अगर ऐसा हुआ तो 6 लोग एक ऐसी चीज के साथ अंतरिक्ष में फंसने वाले थे जिसे उन्होंने खुद जगाया था। लेकिन वो उसे वापस सुला पाएंगे या नहीं, यही अब सबसे बड़ा सवाल था। ह्यू की समस्या अब सिर्फ ये नहीं थी कि कैल्विन उसका हाथ पकड़ चुका था। समस्या ये थी, कैल्विन उसे छोड़ ही नहीं रहा था। ह्यू ग्लास चैम्बर के अंदर फंस चुका था। उसकी दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी और कैल्विन धीरे धीरे उसके ग्लव को अपनी तरफ खींच रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि कुछ देर पहले तक जो क्रीचर एक माइक्रोस्कोपिक सेल था, अब उसके अंदर इतनी ताकत आ चुकी थी कि वो एक इंसान को कंट्रोल कर सके। टीम बाहर खड़ी थी। सब जानते थे कि क्वारंटीन तोड़ना मतलब कैल्विन को लेबोरेटरी से बाहर निकलने का मौका देना। इसलिए मिरांडा किसी को अंदर जाने नहीं दे रही थी। लेकिन ह्यू की हालत खराब होती जा रही थी। और फिर कैल्विन ह्यू के हाथ के बीच घुस जाता है। ह्यू चीखने लगता है, मेरी मदद करो।
अब टीम के पास ज्यादा समय नहीं था। रोरी से रहा नहीं गया। वो क्वारंटाइन की परवाह किए बिना अंदर जाने का फैसला करता है और जैसे ही वो ह्यू तक पहुंचता है, सबकी नजर कैल्विन पर पड़ती है। ये वही छोटा सा ऑर्गेनिज्म नहीं था। कैल्विन काफी बड़ा हो चुका था। वो ह्यू के शरीर से चिपका हुआ था और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। टीम किसी तरह ह्यू को बाहर खींच लेती है, लेकिन कैल्विन फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब एक ही ऑप्शन बचता है, ऑक्सीजन कैंडल। अगर उसे जलाया जाए, शायद आखिरकार ऑक्सीजन कैंडल का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ सेकंड्स के लिए लगता है शायद कैल्विन को रोक लिया गया है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये क्रीचर कितना इंटेलिजेंट बन चुका है। कैल्विन किसी नॉर्मल एनिमल की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। वो ऑब्जर्व कर रहा था, सीख रहा था और सबसे डेंजरस बात, वो अपने एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करना सीख रहा था। टीम को अब समझ आ रहा था कि उन्होंने सिर्फ मार्स पर लाइफ डिस्कवर नहीं की, उन्होंने एक ऐसी लाइफ को जगा दिया है जो हर सेकंड के साथ इवॉल्व हो रही है। कुछ वक्त के लिए कैल्विन इनएक्टिव हो जाता है और स्टेशन के लोग सोचते हैं शायद डेंजर खत्म हो गया। लेकिन मिरांडा को फिर भी भरोसा नहीं था। उसका काम ही था वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहना। कैल्विन एकदम से गायब हो जाता है। रोरी एडम्स उसे ढूंढने लगता है। वो एक बॉक्स के अंदर देखता है, लेकिन तभी कैल्विन अचानक उसके मुंह के अंदर घुसने लगता है। रोरी पूरी ताकत से उसे अपने मुंह से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कैल्विन अब पहले जैसा छोटा नहीं था। वो बेहद ताकतवर हो चुका था और रोरी की तमाम कोशिशों के बावजूद कैल्विन उसके मुंह के अंदर चला जाता है। टीम ये सब बाहर से देख रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अंदर कैल्विन रोरी के पेट में जाकर उसके शरीर को बुरी तरह डैमेज करने लगता है। रोरी के मुंह से खून की बूंदें निकलने लगती हैं और टीम बस बेबसी से उसे देखती रहती है। आखिरकार कैल्विन रोरी के अंदर ही उसके दिल को बुरी तरह डैमेज कर देता है। रोरी की जान चली जाती है स्पेस में अपनी पूरी टीम के सामने। टीम पूरी तरह पैनिक में आ जाती है। उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा साथी खो दिया था, लेकिन असली डर अब भी बाकी था, क्योंकि जब कैल्विन रोरी के मुंह से बाहर निकलता है तो उसका रूप देखकर टीम के होश उड़ जाते हैं। कैल्विन अब इतना बड़ा हो चुका था कि वो एक विशाल ऑक्टोपस जैसा दिखाई दे रहा था। उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और डरावना हो चुका था। टीम को लगता है अब कैल्विन इसी कमरे में फंस जाएगा, लेकिन कैल्विन इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं था। वो एक छोटे से रास्ते तक पहुंचता है और किसी तरह उस संकरे रास्ते से भी निकल जाता है। अगले ही पल कैल्विन फिर से गायब हो जाता है। अब पूरी टीम फुल अलर्ट थी, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कैल्विन अब सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो हर बार पहले से ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा था। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो इसका मतलब है कि मूवी आपको पसंद आ रही है। तो बस 2 सेकंड निकालकर हॉलीवुड एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दीजिए। शायद आपको लगे कि चलो जाने दो, बाद में कर लेंगे, लेकिन सच कहूं, आपका एक सब्सक्राइब मुझे अगली ऐसी ही बेहतरीन हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेन करने की मोटिवेशन देता है। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और अब बिना टाइम वेस्ट किए वापस चलते हैं मूवी की तरफ। अब स्पेस स्टेशन के अंदर हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे। कैल्विन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सबको पता था वो यहीं कहीं छिपा हुआ है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब वो पहले जैसा छोटा जीव नहीं रहा था, वो लगातार बड़ा हो रहा था और हर बार जब वो इंसानों के करीब आता, कुछ नया सीख कर जाता। टीम ने फैसला किया कि अब कैल्विन को ढूंढना जरूरी है, लेकिन तभी एक और समस्या सामने आती है। ह्यू की हालत अचानक बिगड़ने लगती है। उसका दिल तेजी से धड़कता है और फिर अचानक उसका दिल रुक जाता है। सब लोग घबरा जाते हैं। टीम तुरंत उसे बचाने की कोशिश करते हैं। उसे नीचे लिटाया जाता है, डिफिब्रिलेटर तैयार किया जाता है, पहला झटका दिया जाता है, कोई फायदा नहीं। दूसरा झटका, फिर भी कुछ नहीं। तीसरा झटका और अचानक ह्यू की धड़कन वापस आ जाती है। सबको लगता है कि वो बच गया, लेकिन तभी
डेविड की नजर ह्यू के पैर पर पड़ती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि कैल्विन अभी भी ह्यू के साथ था। वो ह्यू के पैर से चिपका हुआ था और उसका खून पी रहा था। सब समझ जाते हैं कि कैल्विन ने ह्यू को मरने नहीं दिया था, वो उसे जिंदा रखकर खा रहा था। अब मिरेंडा चिल्लाती है कि सब लोग वहां से बाहर निकले। ह्यू को वहीं छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर वो कैल्विन के बहुत करीब गए तो अगला शिकार कोई और भी हो सकता था। लेकिन अब एक नई बात सामने आती है। कैल्विन अचानक गायब हो जाता है, किसी को नहीं पता वो कहां गया। तभी डेविड को एक बात याद आती है। ह्यू के पैर पर एक छोटा सा मार्कर लगा हुआ था और कैल्विन उसे निगल चुका था। मतलब अब वो मार्कर कैल्विन के शरीर के अंदर था और उसके संकेत को ट्रैक करके वे कैल्विन की जगह पता कर सकते थे। पहली बार उनके पास उसे ढूंढने का तरीका था, लेकिन उससे पहले उन्हें अर्थ से दोबारा संपर्क करना था, क्योंकि अगर वे कंट्रोल से संपर्क कर लेते तो शायद मदद मिल सकती थी। इसलिए कैट को स्पेस स्टेशन के बाहर जाकर संचार प्रणाली ठीक करने का फैसला किया जाता है। मिरेंडा उसे रोकती है, क्योंकि कैल्विन अभी भी कहीं बाहर था। लेकिन कैट कहती है कि अगर वे पृथ्वी से संपर्क नहीं कर पाए तो उनकी स्थिति और खराब हो जाएगी। आखिरकार कैट स्पेस स्टेशन से बाहर निकलती है। वो संचार प्रणाली तक पहुंचती है और उसकी जांच शुरू करती है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि ट्रांसमीटर बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। वो कूलेंट का स्तर देखती है, लेकिन कूलेंट पूरी तरह खत्म था। डेविड को तुरंत शक होता है कि शायद कैल्विन ने कूलेंट भी खा लिया है, क्योंकि कैल्विन एक कार्बन आधारित जीव है। उसे भी भोजन, पानी और ऑक्सीजन की जरूरत है। मतलब स्पेस स्टेशन में मौजूद हर तरल पदार्थ अब उसके लिए भोजन हो सकता था। और तभी कैट को कुछ दिखाई देता है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और अचानक कैल्विन उसके स्पेस सूट पर हमला कर देता है। कैट घबरा जाती है। कैल्विन अब इतना बड़ा हो चुका था कि वो उसके पूरे शरीर को पकड़ सकता था। वो उसके पैर के चारों तरफ लिपट जाता है और स्पेस सूट को जोर से दबाने लगता है। कैट खुद को बचाने की कोशिश करती है। मिरांडा उसे कहती है कि अपने सूट पर भरोसा रखो, लेकिन कैल्विन धीरे धीरे सूट को अपनी पकड़ में लेता जा रहा था। कैट किसी तरह एयरलॉक की तरफ बढ़ती है। तभी कैल्विन उसके स्पेस सूट के कूलेंट सिस्टम को तोड़ देता है और कुछ ही पलों में कूलेंट उसके हेलमेट के अंदर भरने लगता है। कैट की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है। वो समझ जाती है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो अपने ही हेलमेट के अंदर डूब जाएगी। मिरांडा को अब यकीन हो जाता है कि कैल्विन सिर्फ हमला नहीं कर रहा, वो सोच समझकर हमला कर रहा है। वो जानता है कि इंसानों को कैसे चोट पहुंचानी है। वो जानता है कि स्पेस सूट कैसे काम करता है और अब वो इंसानों की कमजोरियां समझ रहा था। कैट किसी तरह एयरलॉक तक पहुंचती है, लेकिन उसका शरीर जवाब देने लगा था। उसकी आंखों के सामने कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। उसके पास केवल एक रास्ता था, उसे स्पेस स्टेशन तक वापस पहुंचना था। डेविड उसे अंदर आने का रास्ता बताता है, लेकिन तभी कैट को एहसास होता है कि उसका सुरक्षा तार एयरलॉक तक नहीं पहुंच रहा। अगर वो वहीं रुकी तो कैल्विन उसे मार देगा। इसलिए कैट एक आखिरी फैसला लेती है। वो खुद को तार से अलग कर देती है और सीधे स्पेस स्टेशन की तरफ छलांग लगा देती है। डेविड उसे बचाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कैट की हालत बहुत खराब थी। उसके हेलमेट में कूलेंट भर चुका था, उसकी आंखों की रोशनी लगभग खत्म हो चुकी थी और कैल्विन अभी भी उसके सूट पर चिपका हुआ था। डेविड तुरंत एयरलॉक खोलने की तैयारी करता है, लेकिन एक और खतरा था। अगर एयरलॉक गलत समय पर खुलता तो कैल्विन भी उसके साथ अंदर आ सकता था, और अगर ऐसा हुआ तो पूरी स्पेस स्टेशन खत्म हो सकती थी। कैट किसी तरह वॉल्व तक पहुंचती है। डेविड उसे दिशा बताता है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक से सुन नहीं पा रही थी। मिरांडा अचानक समझ जाती है कैट जानबूझकर अंदर नहीं आ रही, क्योंकि वो जानती थी अगर उसने वॉल्व सही दिशा में घुमा दिया तो कैल्विन भी स्पेस स्टेशन के अंदर पहुंच जाएगा, और इसलिए
कैट अपनी जान देकर बाकी सबको बचाने का फैसला करती है। कुछ ही सेकंड बाद उसका संपर्क टूट जाता है। कैट मर चुकी थी, लेकिन कैल्विन फिर भी जिंदा था। अब टीम के सामने सिर्फ एक ही सवाल था, उसे स्पेस स्टेशन के अंदर आने से कैसे रोका जाए। तभी उन्हें एक तरीका दिखाई देता है। अब स्पेस स्टेशन तेजी से पृथ्वी की तरफ गिर रही थी। कंप्यूटर पर सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी, 39 मिनट। इतने समय बाद स्पेस स्टेशन पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर सकती थी, और अगर कैल्विन भी उनके साथ पृथ्वी तक पहुंच गया तो खतरा सिर्फ इस टीम तक सीमित नहीं रहता, पूरी इंसानियत खतरे में पड़ जाती। डेविड को एक आखिरी रास्ता दिखाई देता है। कैल्विन ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित होता था, इसलिए डेविड एक ऑक्सीजन कैंडल को चारे की तरह इस्तेमाल करके उसे लाइफ बोट के अंदर फंसाने का फैसला करता है। स्पेस स्टेशन में 2 लाइफ बोट थीं, बोट ए और बोट बी। डेविड बोट ए में कैल्विन को लेकर जाएगा और उसे पृथ्वी से दूर गहरे अंतरिक्ष में ले जाने की कोशिश करेगा। वहीं मिरांडा बोट बी से पृथ्वी पर लौटेगी। मिरांडा डेविड को रोकना चाहती है, लेकिन डेविड जानता था अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। वो सिर्फ एक बात कहता है, मुझ पर भरोसा करो। दोनों अपनी अपनी लाइफ बोट में चले जाते हैं। डेविड ऑक्सीजन कैंडल जलाता है और इंतजार करता है। कुछ ही देर बाद अंधेरे में कैल्विन दिखाई देता है। वो धीरे धीरे ऑक्सीजन की तरफ बढ़ता है। डेविड बिल्कुल शांत रहता है। कैल्विन लाइफ बोट के अंदर आता है और तभी धड़ाम, डेविड हैच बंद कर देता है। कैल्विन अंदर फंस चुका था। अब डेविड के पास सिर्फ कुछ सेकंड थे। वो लाइफ बोट लॉन्च करता है। 5, 4, 3, 2, 1। बोट स्पेस स्टेशन से अलग हो जाती है। डेविड तुरंत मैनुअल कंट्रोल अपने हाथ में लेता है और लाइफ बोट को पृथ्वी से दूर मोड़ने की कोशिश करता है। उधर मिरिंडा भी बोट भी लॉन्च कर देती है। कुछ पल के लिए लगता है योजना काम कर गई, लेकिन तभी डेविड की लाइफ बोट की दिशा बदलने लगती है। स्पेस स्टेशन की कक्षा पहले ही खराब हो चुकी थी, ईंधन भी कम था। डेविड पूरी ताकत से नियंत्रण खींचता है, लेकिन लाइफ बोट फिर पृथ्वी की तरफ मुड़ने लगती है। डेविड की आंखों के सामने पृथ्वी आती है और उसी पल उसे एहसास हो जाता है कैल्विन उसके साथ पृथ्वी पर जा रहा है। वो आखिरी बार लाइफ बोट को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर मिरांडा डेविड से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन संचार टूट जाता है। दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद डेविड की लाइफ बोट पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती है। लाइफ बोट आग की लपटों में गिर जाती है और फिर वो समुद्र में जा गिरती है। दूर मौजूद कुछ मछुआरे दुर्घटना को देख लेते हैं। वे तुरंत लाइफ बोट के पास पहुंचते हैं। अंदर डेविड जिंदा था, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी। वो चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो बार बार हैच की तरफ इशारा करता है, लेकिन मछुआरे उसकी बात नहीं समझते। उन्हें लगता है कि अंदर कोई घायल अंतरिक्ष यात्री है, और फिर वे हैच खोल देते हैं। डेविड की आंखों में अचानक डर भर जाता है, क्योंकि उसे पता था कैल्विन अभी भी अंदर है, और अगले ही पल कैल्विन बाहर निकल आता है। मछुआरे पीछे हटते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कैल्विन पृथ्वी पर पहुंच चुका था। जिस जीव को इंसानों ने मार्स पर खोजा था, जिसने स्पेस स्टेशन में एक एक करके सबको खत्म किया, वही जीव अब पृथ्वी पर आजाद था, और यहाँ उसे रोकने वाला कोई नहीं था। न स्पेस स्टेशन, न फायरवॉल, न कोई वैज्ञानिक टीम, सिर्फ पूरी पृथ्वी। उधर मिरांडा की लाइफ बोट अंतरिक्ष में आगे बढ़ती जा रही थी। वो पृथ्वी तक नहीं पहुंची, जिसे पृथ्वी को बचाने के लिए वापस आना था। वो खुद अंतरिक्ष में खो गई, और जिस डेविड को कैल्विन को पृथ्वी से दूर ले जाना था, वही अनजाने में उसे पृथ्वी तक लेकर आया। अब कैल्विन के सामने समुद्र था, ऑक्सीजन थी, भोजन था, और करोड़ों जीवित प्राणी थे। स्पेस स्टेशन में उसने इंसानों की कमजोरियां सीख ली थी। हर खतरे से वो कुछ नया सीखता था। हर हमले के बाद वो और मजबूत होता था, और अब उसके पास सीखने के लिए पूरी पृथ्वी थी। शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा था कि कैल्विन मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज है, लेकिन अब वही खोज
इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी, क्योंकि कैल्विन को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, जिंदा रहना। और उसके जिंदा रहने के लिए दूसरों का मरना जरूरी था। यही इस फिल्म का सबसे डरावना सवाल है। अगर कैल्विन पृथ्वी पर लगातार विकसित होता रहा तो क्या इंसान उसे कभी रोक पाएंगे? फिल्म इसका जवाब नहीं देती। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही खतरनाक फिल्मों की कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।